हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल उत्तर प्रदेश इतिहास की। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे। हम यहाँ पर आज जो है उत्तर प्रदेश का जो भी इतिहास है, उससे जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्राचीन काल से के एंशियंट हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो ये सभी फैक्ट जो है परीक्षाओं के लिए यूपी की जो भी एग्ज़ाम होती हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखेंगे। पहला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणी संस्कृत के साक्ष्य कहाँ से, तो ये मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणी संस्कृत के साक्ष्य कहाँ से, तो ये मेरठ और सहारनपुर को याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ये ताम्रकांस्य संस्कृत के साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, तो ये आलमगीर जो कि मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, बड़ा गांव और हुलास, ये दोनों जो कि कहाँ पर सहारनपुर में है, यहाँ से प्राप्त होती हैं ताम्रकांस्य संस्कृत के साक्ष्य। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले ये चमकीले पात्र अवशेष के रूप में पाए गए थे। जी, ये उत्तरी काले चमकीले पात्र ये तो उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति में जो है ये अवशेष के रूप में पाए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से, तो ये सोनभद्र, मिर्जापुर तथा प्रयागराज की वेलन घाटी और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के ये चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए थे। कहाँ से जो भी पूरा पाषाणकालीन ये सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज जो कि बेलन घाटी से, और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए थे। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर वेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज एवं खुदाई जो है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कौन, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में ये कराई गई थी। नेक्स्ट है बेलन घाटी, जो ये बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरा स्थल से ये पाषाण जो कि उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित क्या थी, मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। ये मातृ देवी की प्रतिमा भी जो है कहाँ से, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक ये पूरा स्थल है, यहाँ से ये पाषाण उपकरणों के साथ साथ प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्राय जो सभी उपकरण थे तो वो कैसे थे, क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के जो सभी उपकरण थे तो वो क्वार्टजाइट पत्थरों से बने थे। नेक्स्ट इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें जो है आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था। जो भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें जो है आग, कृषि और गृह कार्य के निर्माण का ज्ञान नहीं था। जबकि क्या होता है यहाँ पर कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। कहीं कहीं पर जो है ये पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष ये प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा कहाँ से, महदहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए थे। ये सभी स्थान कहाँ पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये जो मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष कहाँ से, प्रतापगढ़ के सराय नाहर, राय तथा कहाँ से, महदहा से प्राप्त हुए थे। और ये सराय नाहर राय से कितने 14 शवाधान मिले थे, जिसमें क्या था, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर होता था। और सराय नाहर से जो है ये 8 गर्द चूल्हे के साक्ष्य भी जो है प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयागराज की ये मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। प्रयागराज की ये जो मेजा तहसील है, यहाँ से ये चौपानी मांडो जो है इस पुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के महदहा पुरा स्थल से ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पूछ देता है कि ये महदहा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। ऐसे करके 4 ऑप्शन में 4 राज्य दे देता है। इस प्रकार का इसको इजी नहीं समझिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अभी जो 2030 का पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो जो भी एग्ज़ाम है यूपी के उसमें सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट है जो उत्तर प्रदेश के महदहा पुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ जो है ये सिल, लोढ़े, गर्त, चूल्हे, शवाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है ये दमदमा प्रतापगढ़ जिला। दमदमा कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ जिला से जो है तो ये पूरा स्थल से यहाँ हड्डी और सींग के उपकरण व आभूषण और गर्त चूल्हे तथा कितने जो ये 41 41 समाधान भी मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
यह नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित क्या कौन है, लहुरा देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो है स्थल है। और यहाँ से जो है, यहाँ से ये कितने 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के मध्य जो है चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व जो है, तो ये ईसा पूर्व के मध्य ये जो चावल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि यहाँ पर इस नवीनतम खोज के जो मतलब ये पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का ये प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये मेहरगढ़ जो है अब ये वर्तमान पाकिस्तान के कहाँ पर, बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से ये 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से, तो ये साक्ष्य वाला स्थल जो है तो कोलडीवा है। कोलडीवा ये प्रयागराज जिले में बीलन नदी हट्टी के तट पर स्थित है और यहाँ से ये 6500 ईसा पूर्व के जो है चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर मिर्जापुर सोनभद्र। प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। कहाँ से, मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ से नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले हैं। आलमगीर से हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है और यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 महाजनपदों में से ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है कि जो भी मतलब 16 महाजनपद हैं उनमें से कितने उत्तर प्रदेश में है और उनकी जो है राजधानियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो 16 महाजनपद जो है उनमें से 8 जो है उत्तर प्रदेश के, जिसको कि ये मध्य देश कहा जाता था, जो कि पहले मतलब ये मध्य देश कहा जाता था, जो जिसे कि अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो ये 8 महाजनपद कहाँ पर मध्य देश में स्थित हैं, जिनके नाम है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये कहाँ पर, 8 ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था। कौशल महाजनपद जो था तो ये अवध क्षेत्र में था, जिसमें क्या ये उत्तरी कौशल की राजधानी जो साकेतिया मतलब अयोध्या थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी ये श्रावस्ती जो कि श्रावस्ती जिले मतलब ये सहेत महत थी। और नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। सतपथ ब्राह्मण जो है तो इसमें ये कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद, ये कहाँ, मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था। कुरु महाजनपद जो था तो ये कहाँ से, मेरठ से लेकर दिल्ली तक विस्तृत था और इसकी राजधानी जो थी तो इंद्रप्रस्थ तथा कौन सी, हस्तिनापुर थी। यहाँ पर इसको जो है मैप में मतलब एक मैप, ये इतना खुद अपने आप में इतना एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम किसी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये देवबंद मतलब जो कि ये हुलास है कहाँ पर, ये सहारनपुर में, और ये उत्तरी मतलब उत्तर हड़प्पा स्थल है। और ये देवबंद जो मतलब ये दारुल उलूम स्थान है तो ये कहाँ पर, सहारनपुर में है। और ये सरधना बेगम समरू द्वारा ये निर्मित चर्च कहाँ पर है, तो ये भी ये मेरठ में है। और ये आलमगीर हड़प्पा स्थल ये भी मेरठ में है। हस्तिनापुर ये कौरवों की जो राजधानी थी ये भी सभी मतलब मेरठ में ही है। और ये जो उत्तरी क्षेत्रीय उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वर्तमान में कहाँ पर, बरेली में है। तो इस प्रकार मतलब ये मैप को जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पांचाल महाजनपद ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। पांचाल महाजनपद जो है था तो ये कहाँ पर, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी जो अहिक्षेत्र थी एवं दक्षिणी भाग की राजधानी क्या, ये कांपिल्य थी। नेक्स्ट है वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित जो सूरसेन महाजनपद थे इसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, ये प्रयागराज के सीमा, ये मतलब ये जो है वत्स महाजनपद था तो ये प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी जो थी तो ये वर्तमान में मतलब राजधानी कौसम थी, जो कि वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र में है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी तीसरी शताब्दी में ये कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी और इस काल में ये कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था और इसे जो है आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता था, किसे, कौशाम्बी को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी थी और इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने काफ़ी क्षति पहुँचाई थी। ये हूण नेता थे तोरमाड़, इन्होंने जो है ये कौशाम्बी को काफ़ी क्षति पहुँचाई थी। नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद, जो कि देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी कौन थी, ये कुशीनगर, जिसे कि कसिया तथा पावा या मतलब पड़रौना थी। नेक्स्ट है यहाँ पर
कुशीनगर की विस्तृत जानकारी कहाँ से? दिव्यावदन और दीघनिकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फहियान या हेनसांग के जो यात्रा विवरण है यहाँ से मिलती है कुशीनगर की विस्तृत जानकारी। और कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य मतलब प्राप्त होते हैं। कुशीनगर पर जो है ये हूणों के आक्रमण हुआ था, ऐसे भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुशीनगर में ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है कालसी, जो कि वर्तमान में मतलब उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ था और यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो मिली थी मतलब जो कि 3वीं सदी के ये शासक थे। कौन? सीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ का ये यज्ञ स्थल का साक्ष्य थी। नेक्स्ट यहाँ पर गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन जो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को जो है तो ये बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जो है तो ये बौद्ध धर्म का पालना कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बौद्ध धर्म ये मतलब गौतम बुद्ध जो थे इनका अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में ही बीता था। बुद्ध का जन्म, जो ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुए थे और इसलिए ये बौद्ध धर्म में क्या है? वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने ये सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। सर्वाधिक काल जो है कहाँ पर? कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। और बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ ये भगवती सूत्र से जो ये 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है चेदी, जो कि चेदी महाजनपद की राजधानी थी क्या? सुक्तिमती या सोत्थिवती, जो कि बांदा के समीप है। और बांदा कहाँ पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक ये जिला है। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित्र शुंग शासक के ये अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का था। मतलब अयोध्या ये जो था अभिलेख पुष्यमित्र शासक, ये पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का था। और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किए थे। किसने? अश्वमेध ने। पुष्यमित्र ने जो है ये 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल है ये अंतरंजी खेड़ा। ये कहाँ पर? एटा जिले में स्थित है। यहाँ से ये गैरिक मृतभांड तथा ये कृष्ण लोहित मृतभांड जो कि ये 1450 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व ये चित्रित मिले थे। और ये जो चित्रित धूसर पात्र परंपरा थी तो ये कब से? 1200 से लेकर मतलब ये 600 ईसा पूर्व की है। और ये जो उत्तरी नेक्स्ट यहाँ पर ये उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा है तो ये कब से? 600 से लेकर के 50 ईसा पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतरंजी खेड़ा के जो अंतरंजी खेड़ा जो कि कहाँ पर? एटा जिले में है। अंतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के ये मतलब 1000 ईसा पूर्व के ये लोह जो कि मतलब लोह प्रयोग और धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं ये गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृतभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और अंतरंजी खेड़ा से जो ये सुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अयोध्या का प्राचीन नाम जो क्या था? तो ये अयाज्यसा था। अयाज्यसा था अयोध्या का प्राचीन नाम। और बौद्ध परंपरा के अनुसार जो अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कहाँ? अयोध्या में कराया था। और जैन ग्रंथों के अनुसार तो ये आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन? अयोध्या है। नेक्स्ट यहाँ पर अक्षेत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के, जो अक्षेत्र से ये मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के तो ये 200 से लेकर के 300 ईसा ईस्वी से प्राप्त हुए थे। और अक्षेत्र के शासक अच्युत्य को ये गुप्त नरेश थे। कौन? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अक्षेत्र से ये गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ से? अक्षेत्र से ये गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कन्नौज, इसे की काने कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ से पहली बस्ती के साक्ष्य मतलब ये पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड काल से कुषाण युग तक के ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? कन्नौज से। नेक्स्ट यहाँ पर पुष्यभूति शासक थे हर्षवर्धन के काल, जो कि 606 से लेकर के 647 ईस्वी में कन्नौज नगर, जिसे कि महोदय श्री अथवा ये महोदय नगर भी कहा जाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को ये महोदय बताया गया है। कन्नौज को क्या? महोदय कहा जाता था। और कन्नौज पर जो ये आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों तथा ये जो राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। यहाँ पर कन्नौज पर मतलब शासन करने को लेकर किसमें? गुर्जर प्रतिहारों में और पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है ये मतलब एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वाधिक समय तक जो है कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।
एक मतलब ये 1018 ईस्वी में क्या था, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, और बौद्ध काल में ये कपिलवस्तु, बौद्ध काल में कपिलवस्तु जो है तो सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से साम्य, ये पिपरहवा से साम्य जो कि शाक गणराज्य की राजधानी थी, और कपिल ऋषि के ये वास स्थान के इस स्थल का नाम जो है क्या, कपिलवस्तु पड़ा था। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा यह वैशाली पुरुष मार्ग का जो है क्या था, मार्ग का ये केंद्र स्थल था। नेक्स्ट फैक्ट है काम्पिल्य, काम्पिल्य जो कि ये बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित है, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। काम्पिल्य जो है तो ये प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है अरौरा, अरौरा जो कि मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ वाराणसी एवं कौशाम्बी प्रयागराज के समीप से लघु ये स्तंभ लेख मिले थे। नेक्स्ट है अशोक की जो राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण थी उन्हें क्या, लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। अशोक की मतलब जो भी राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण थी उन्हें क्या, लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। नेक्स्ट है सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ जो लेख थे, इसमें अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता था। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कौन, करुआकी द्वारा ये दान दिए जाने का उल्लेख किया गया, इसे ये रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ये जो है तो इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर सोहगौरा ताम्रपत्र, जो कि ये कहाँ से, गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। सोहगौरा ताम्रपत्र ये ताम्रलेख जो था तो ये गोरखपुर से मौर्य काल का, यह मतलब यह मौर्य काल का यह ताम्रलेख जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला था। और यह ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में क्या था, जनता को अनाज दिए जाने का मतलब अनाज का वितरण किया गया था। ये यहाँ से मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं इस ताम्रलेख से, सोहगौरा ताम्रलेख से। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के कुछ जो ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल हैं, उनकी बात कर लेंगे। जैन धर्म की 5 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर जो थे, तो प्रथम तीर्थंकर थे कौन, भगवान ऋषभनाथ। द्वितीय तीर्थंकर थे भगवान अजीतनाथ। चतुर्थ थे तीर्थंकर कौन थे, भगवान ये अभिनंदन नाथ। पंचम तीर्थंकर थे भगवान सुमितिनाथ तथा 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जो थे, तो इनका जन्मस्थल क्या है, अयोध्या थे। इन 5 तीर्थंकरों का जन्मस्थल कौन है, अयोध्या है। और सप्तम तीर्थंकर भगवान ये सुपार्श्वनाथ तथा 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर, ये भगवान जो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये काशी वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है कौशाम्बी जनपद का ग्राम जो ये पभोसा था, तो ये 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। ये बहुत पूछा जाता है पभोसा, मतलब ये मैची में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो है तीर्थंकर मतलब ये स्थान जो है किससे संबंधित था, कौन से तीर्थंकर थे, तो ये भगवान पद्म प्रभु जो थे इनसे संबंधित था। नेक्स्ट है श्रास्ती ये तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ एवं ये विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। और श्रास्ती और देवताओं के किले के रूप में विख्यात ये प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल कौन था, ये देवगढ़ था। नेक्स्ट है महोबा, गोखर पहाड़ पर जो चट्टानों को काट करके निर्मित ये 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात था कौन, महोबा। नेक्स्ट है कांकड़ी जो कि ये देवरिया, ये 9वें तीर्थंकर भगवान ये सुविधिनाथ जिन्हें की पुष्यदंत का निवास स्थल था। देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हर्षण द्वारा ये रचित जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है, कहाँ पर, ये प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हर्षण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। और महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना किसने, दिवोदास ने की थी। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट है एटा जिले के कटिंगरा गांव से ईसा पूर्व ये 200 से लेकर के कितने 600 ईस्वी काल के उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है गढ़वा प्रयागराज से ये कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से, गढ़वा प्रयागराज से। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ शिलालेख, ये गाजीपुर में पुष्यमित्रों ये जो कि पुष्यमित्रों और हूणों के साथ जो है स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है यहाँ पर, जो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिला है। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध, किसके बीच हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी और ये किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था।
तो ये 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जो थे जयचंद कन्नौज के शासक थे इनको पराजित कर दिया था। तो ये मैचिंग में पूछा जा सकता है, याद रखिए यूपी पुलिस के लिए खासकर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जो कि कन्नौज के शासक थे, और ये पराजित हो गए थे इसमें। नेक्स्ट है देवगढ़ ललितपुर जिला। देवगढ़ ललितपुर जिला से प्राप्त ये पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के ये जो गुप्तकालीन मंदिरों में ये दशावतार मंदिर जो है उल्लेखनीय है। ये यहाँ पर जो ये ये जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक कब हुआ था, ये 2018 में हुआ था और 2019 में हुआ था। तो ये पता नहीं एक या 2018 या 2019 वाले एक एग्ज़ाम में यहाँ पर ये गुप्तकालीन एक जो है मंदिर पूछा गया था। तो ये मंदिर जो भी है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। इसमें ये दशावतार मंदिर जो है तो इसकी ये विशेषता है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः ये पहला उदाहरण है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जहाँ मतलब अन्य मंदिरों में केवल एक मंडपम होता है, उसके विपरीत इसमें क्या है, दशावतार मंदिर जो है तो इसमें 4 मंडप हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। हर्षवर्धन जो थे तो ये प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन इनके द्वारा किया जाता था। और हर्षवर्धन का जो ये 628 ईस्वी का ताम्रदान पत्र लेख ये बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था। यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख इसमें किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा हयक्षेत्र और भुक्ति के ये मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख इसमें यहाँ से प्राप्त होता है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि भी जो है यहाँ पर उत्कीर्ण है इसमें। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव का मंदिर, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के यूपीपी के एग्जाम में। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है, ईंटों से बनाया गया है। ये जो भीतरगांव का कानपुर का मतलब मंदिर है तो ये गुप्तकालीन मंदिर है और ईंटों से निर्मित है। और यह मंदिर केवल जो है ईंटों से ही निर्मित है। यह मंदिर मतलब जो है केवल ईंटों से ही बना है। और इसकी विशेषता ये शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना। इसकी छत कैसी है तो ये पिरामिड आकार है। अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ लिया जाएगा कि इसकी छत कैसी है, मतलब छत का आकार तो ये पिरामिड आकार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। जो कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य थे तो उनकी राजधानी कौन थी, मथुरा थी। और यहाँ से कुषाणों के काफ़ी सिक्के जो है, मतलब कुषाणों के ये सिक्के काफ़ी मात्रा में यहाँ से मिलते थे। और मथुरा, ये समुद्रगुप्त ने जो मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। यहाँ के मथुरा के शासक थे कौन, गणपति नाग, इनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। नेक्स्ट फैक्ट है मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा था। और मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का यह प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यह बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ था यहीं पर। और संभवतः जो है मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर ये 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिरों के ये जो मथुरा के मंदिरों को विध्वंस कर दिया था। मतलब यहाँ पर लूटपाट की थी महमूद गजनवी ने कब, 1018 ईस्वी में। और ये मथुरा के मंदिरों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर ये 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर जो कि बीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित था, इसको नष्ट कर दिया। राजघाट वाराणसी के समीप से उत्तरी काले ये पालिसदार मृतभांड संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर श्रावस्ती जो कि 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा मध्य पथ के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है ये राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी। और यहाँ के साहूकार जो थे तो ये अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धियों को इसमें अनुदान में दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन, मखालीपुत्र गोशाल की जन्मभूमि भी जो है श्रावस्ती ही थी। और श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाजनपद युग में संकीसा जो कि कहाँ पर, फर्रुखाबाद के समीप स्थित है। पांचाल जो कि पांचालीय महाजनपद में प्रमुख नगर था।
और महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने वैशाली में ये संघ में स्त्रियों की प्रवर्ज्या की मतलब ये संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी, जिसमें प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की सौतेली माता, दीक्षा पाने वाली ये प्रथम स्त्री थी। नेक्स्ट है यहाँ पर संकीसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त होता है। संकीसा से जो है स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त होता है। और प्राचीन काल में जो इसिपत्तनम मिग्दा और ऋषिपत्तनम मृगदाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये कहाँ पर प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अशोक ने सारनाथ में ये जो सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था, इसी सिंह शीर्ष स्तंभ के जो शीर्ष को ये स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। कहाँ पर? सारनाथ का। हेन संघ के समय ये सारनाथ थेरवाद का जो ये प्रमुख केंद्र था। हेन संघ के समय जो सारनाथ था, थेरवाद का ये प्रमुख केंद्र बना था। और यहाँ पर सारनाथ में ही ये गुप्तकालीन धमेख स्तूप भी है। फहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोहगौरा। तो ये सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से ये उत्तरी काले पालिशदार जो कि मृदभांड संस्कृत की अवशेष भी प्राप्त हुए और यहाँ से ये मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पर? मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ जिले से ये ऊपरी गंगा घाटी संस्कृतियों के अनुक्रम की यहाँ से जानकारी मिलती है और यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग के जो है मतलब साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर हस्तिनापुर से उत्खनन में ये मौर्योत्तरकालीन ये जो प्रस्तर प्रतिमाएं मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के और योद्धों की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। और हस्तिनापुर की स्थापना जो है तो हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी भी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर हड़प्पा युगीन जो अवशेष कहाँ से? हुलास से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा युगीन अवशेष जो है ये कहाँ से? हुलास से प्राप्त हुए थे। हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हुलास खेड़ा से जो है ये कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से ये जो है कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी की आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के जो भग्नावशेष, ये तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में जो उत्कीर्ण मोहरे, हाथी दांत की कंघी तथा मोहरे छापे, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे जो कि मतलब यूपी की उत्तर प्रदेश का के जो मतलब मध्यकाल का इतिहास है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखेंगे। पहला फैक्ट है यहाँ पर 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। 831 ईस्वी में महोबा में चंदेल जो थे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और चंदेलों का राज्य जो था तो ये जेजाक भुक्ति या जुझौती के नाम से चर्चित था। इसे जेजाक भुक्ति या जुझौती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसने? ये सुल्तान थे सिकंदर लोदी, इन्होंने 1504 ईस्वी में की थी। आगरा नगर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व जो है ये बहुत अधिक था। नेक्स्ट है मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में जो है ये नील की खेती होती थी। आगरा के जो भी समीपवर्ती क्षेत्र थे तो इसमें जो है ये मुगल काल था तो इसमें ये नील की खेती होती थी यहाँ पर। नेक्स्ट है आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में ये अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया था। यह मकबरा जो है कहाँ पर? बगीचे में स्थित है। नेक्स्ट है आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर ये जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक जो है ये सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे ये न्याय की जंजीर कहा जाता था। और न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी क्या था, इस जंजीर को खींच करके बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। न्याय की जंजीर जो लगवाई थी किसने? पूछा जा सकता है किसने? जहांगीर ने। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर थी। नेक्स्ट है आगरा में स्थित ये मुसम्मन बुर्ज की से जो है हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थीं और आगरा में मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम किससे? नूरजहां से मिला था। नेक्स्ट मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आगरा के किले का निर्माण किसने? अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया था और यह मकबरा जो है तो किससे? श्वेत संगमरमर से निर्मित था और इसमें अलंकरण के लिए जो है ये पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है
यूरोपियन यात्रियों द्वारा रॉल्फ फिंच एवं वर्नियर ने जो है ये आगरा के वैभव की प्रशंसा की। ये विदेशी यात्री थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल में कड़ा प्रयागराज के निकट, जो कि ये पश्चिम में गंगा तट पर स्थित महत्वपूर्ण इक्ता था। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने ये 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे तो इन्होंने कड़ा से ही 1296 ईस्वी में अपना जो देवगिरी अभियान है किया था। 1296 ईस्वी में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यही यहाँ पर कड़ा नामक स्थान पर ही करवा दी थी। नेक्स्ट है एटा जनपद में स्वर्गद्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है ये पूर्व मध्यकाल में कालिंजर, जो कि बांदा जिला पर राजपूतों का शासन था। कालिंजर का किला कहाँ पर? ये बांदा में है, यहाँ पर राजपूतों का शासन था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी ईस्वी की ये पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से, ये जो कालिंजर थे तो ये तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से मतलब प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट है भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, जो कि वर्तमान अलीगढ़ पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 1192 ईस्वी में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक कौन था? ईसा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 223 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को ये पदाक्रांत किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदाल शासक परमार्दी को 1202 ईस्वी में कालिंजर से में जो है पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही क्या हुआ था? बारूद विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने ये 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित करके यहाँ जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जालौन जिला को जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। नेक्स्ट है अकबर के नौरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से ही संबंधित थे, और यहाँ से बीरबल का ये रंगमहल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष भी जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ये 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ फतेहपुर के युद्ध में ये शाह शुजा को पराजित करके उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान के समय ये जो है गढ़गुंडार का चंदेल शासक कौन था? परमाल था, जिसे पराजित करके पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और पृथ्वीराज के सेनानायक जो खेत सिंह ने कहाँ पर? गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये सुल्तान बलबन के समय जो गढ़गुंडार था इस पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था, और ये 1531 ईस्वी तक इनकी राजधानी रहा था। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी ईस्वी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित हो गया था। उसके बाद फिर ये मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये 1358 से लेकर के 59 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में ये जौनपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश के पतन के दौर में ये जौनपुर जो है मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में कब 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था, और सरकी सल्तनत की जो है ये सल्तनत की सरकी सल्तनत की जौनपुर की में जो है स्थापना हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर इस सरकी सल्तनत के दौरान जो है जौनपुर को क्या सिराजे हिंद कहा जाता था। जब वहाँ पर सरकी का मतलब वंश का शासक था तो ये जौनपुर को जो है तो सिराजे हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। उसके बाद ये 1732 ईस्वी में जो है जैतपुर के युद्ध में के बाद जो है झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को प्रथम जो थे इनको सौंप दिया था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने कब ये 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है जहाँ पर झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा ये मेहंदी बाग आज भी जो है विद्यमान है वहाँ पर। नेक्स्ट फैक्ट है बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था, और यहाँ के जो है किले का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। अकबर ने पहले इसका नाम जो है प्रयागराज हुआ करता था, जब यहाँ पर ये जो मतलब मुस्लिम आक्रांता है
तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अब क्या है, फिर से योगी जी आए हैं तो उन्होंने फिर से क्या है, इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। नेक्स्ट है अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को ये शेख सलीम चिश्ती के कारण क्या है, पवित्र भूमि मानता था। और सलीम जहांगीर का जन्म तो ये फतेहपुर सीकरी में शेख ये सलीम की खानकाह में हुआ था। ये 1571 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। और फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण जो है तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवान खास, बीरबल का ये महल और मरियम का महल, ये पंचमहल आदि हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है यहीं का ये इक्तादार था। नेक्स्ट है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध जो है तो ये बदायूं से ही था। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग के ये एक प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन दिल्ली सल्तनत का जो है, बरन को क्या हुआ, बरन जो था इसको दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने कब, ये 1856 में अंग्रेजों जिन्हें जो है 1856 में 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत करके अवधि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल आदि जो हैं ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1857 की ये महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना कौन, बेगम हजरत महल ने जो है ये लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट फैक्ट है ये औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह, औरंगजेब के विरुद्ध ये विद्रोह किया था जाट नेता बदन सिंह। और जो है सूरजमल थे, अपने ये भरतपुर राज्य की राजधानी को इसको मथुरा को घोषित किया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगवाकर कहाँ पर, दिल्ली में स्थापित करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक थे तो इसने अशोक के स्तंभ जो थे ये मेरठ से मंगवाए थे और दिल्ली में स्थापित करवाए थे। नेक्स्ट है नवाब असाफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। कहाँ से, फैजाबाद से लखनऊ। नेक्स्ट है संभल जो है सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। और संभल का क्षेत्र जो है तो हुमायूं ने अपने भाई किसको, अस्करी को प्रदान किया था। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर 29 मई 1658 को शामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में ये शाही सेना की पराजय औरंगजेब और जो है ये मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। और युद्ध में जो है विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया था और मुराद को छल से बंदी बना लिया था और स्वयं को जो है क्या ये बादशाह घोषित कर लिया था। किसने, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है यहाँ पर संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे कि 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने इसको पूर्ण कराया था। अब हम देखेंगे जो कि उत्तर मध्यकाल से के जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर मध्यकाल के। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध तक वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। जब ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तब से 1757 ईस्वी तक में जो कि ये मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था और वर्तमान तक उत्तर प्रदेश में कितने 5 ही स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। नेक्स्ट है मेरठ तथा बरेली के उत्तर में ये नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था। और दोआब क्षेत्रों में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित था। फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। नेक्स्ट है अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये अवध एवं जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था और बुंदेलखंड क्षेत्र पर जो है ये मराठों का मतलब आधिपत्य था यहाँ पर। नेक्स्ट फैक्ट है 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध जो कि कब 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब थे मीर कासिम तथा ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य जो है निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर
फिर ये 1765 ईस्वी में अंग्रेजों और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि बहुत पूछी जाती है, कब हुई थी? 1765 ईस्वी में अंग्रेज और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर ये 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहते हैं और 1772 ईस्वी में वह मराठों के संरक्षण में कहाँ, दिल्ली पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर, जो कि मीरानपुर कटरा में पराजित करके रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद ये 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात जो है को असाफुद्दौला अवध का नवाब बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर असाफुद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि कब कर ली? 1775 ईस्वी में, और यह बनारस क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया। और इसी संधि के तहत क्या था, वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की भी गारंटी ले ली। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर असाफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। असाफुद्दौला जो थे तो इन्होंने एक, ये मुस्लिम पर्व होता है मुहर्रम, इसको मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। इसमें जो है स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया, ये इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ये बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया और इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को हटा करके महीप नारायण सिंह को ये बनारस का राजा बनाया। ये बनारस के राजा जो थे राजा चेत सिंह थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर ये 1797 ईस्वी में असाफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात सादत अली खान, जो कि 1798 ईस्वी में ये अवध के नवाब बने और उसने इलाहाबाद का किला ये अंग्रेजों को सौंप दिया। इलाहाबाद का जो किला था उसको अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले क्या किया, प्रतिवर्ष ये कितने 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया। उसके कब, ये 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके अलीगढ़ एवं आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। और 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक जो थे इन्होंने मराठों को पराजित करके अलीगढ़ एवं आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद 1808 ईस्वी में ये अवध के नवाब थे कौन, सादत अली खान ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा एवं एटा क्षेत्र जो है ये अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया तथा उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी जो है सम्मिलित थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। देखते हैं इससे जो भी मतलब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 1857 के विद्रोह, उसके बाद का उत्तर प्रदेश। 1857 में ये उत्तरी भारत की जनता जो है जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया, जिसे कि वीर सावरकर ने भारत की ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी। इन्होंने वीर सावरकर ने इसको। ये 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित है ये बहरामपुर के ये 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने ये चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उनके विरुद्ध यहाँ पर ये कड़ी कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट है कलकत्ता के निकट स्थित ये बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे, जो कि कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह करके लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग पर गोली चला दी और मंगल पांडे को कब 8 अप्रैल 1857 को ही बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट, एक समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफलों के लिए एक नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था और इन कारतूसों का प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों से इनमें यह धारणा व्याप्त हो गई थी कि इस कारतूसों में के खोल में सूअर एवं गाय की जो है चर्बी लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली और फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर ये 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। फिर उसके बाद ये विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट है 1857 के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था अवध और बुंदेलखंड थे।
नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में दोआब क्षेत्र को भी सक्रिय योगदान मतलब इसने किया, दोआब क्षेत्र जो था। नेक्स्ट है 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां जो है अपनी क्या सरकारें स्थापित कर ली। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बनारस, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी जो है ये हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र थे बिरजिस कादिर को क्या अवध का नवाब बना दिया और 21 मार्च ये 1858 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः जो है कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1857 के विद्रोह में कानपुर में ये बिठूर के प्रशासन पर किसने नाना साहब का अधिकार था और नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने जो है ये अंग्रेज जनरल विडहम को कानपुर के निकट जो है इसमें पराजित कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर ये 6 सितंबर 1857 को ही कानपुर के कॉलिन कैंपबेल द्वारा 1857 को कानपुर ये कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो है मतलब विजित कर लिया गया इसको। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम ये नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। ये 1857 का विद्रोह है तो इसमें हुआ था, इसमें कानपुर में ये शहीद हो गई थी कौन, अजीजन बेगम। ये नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है पंडित सुंदरलाल की पुस्तक, ये भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार कानपुर पर विद्रोहियों के अधिकार होने तक बंदी अंग्रेज स्त्रियों एवं बच्चों की हत्या के लिए जो विद्रोहियों को उकसाने वाली कौन, अजीजन बेगम ही थी। नेक्स्ट है 1857 के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन पर कौन, खान बहादुर खान जो कि रुहेला सैनिक अधिकारी ने क्या है अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था और यहाँ पर विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द है तो वह झांसी की रानी ही उक्त टिप्पणी की थी। कब, जून 1858 में युद्ध में ये गिरते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। झांसी की महारानी जो लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध कौन, ये विरुद्ध मतलब आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोस ने की थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद अब जो कि प्रयागराज वर्तमान में है, ये नेतृत्व पेशे के अध्यापक कौन, मौलवी लियाकत अली जो थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट है जून 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद जो कि प्रयागराज पर है पुनः फिर से अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम है रामचंद्र, ने अपनी ये गनीमी कावर रणनीति जो कि छापामार रणनीति से क्या है अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। फिर उसके बाद ये 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर जो है शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला करके 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसको, तात्या टोपे को। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था और जून 1858 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है हाथों से क्या है सत्ता स्वयं अधिग्रहित कर ली थी। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया। 1858 में ही ये दिल्ली में डिवीज़न को उत्तरी पश्चिमी प्रदेश से जो है क्या अलग कर दिया गया था और प्रदेश की राजधानी जो है ये प्रदेश की राजधानी कहाँ से, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की। उत्तर प्रदेश का जो मतलब आधुनिक इतिहास है उसको देखेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस जो कि वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कविवचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। ये कविवचन सुधा है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में कौन, मोहम्मद कासिम ननतवी एवं रशीद अहमद ये गंगोही ने क्या है देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापित मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम जो है वर्तमान में क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और ये जो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए एक अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में शामिल ये 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश में शामिल, ये 72 प्रतिनिधि जो है इसमें उत्तर प्रदेश से सम्मिलित थे। इसमें सम्मिलित थे कौन? ये 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि सम्मिलित थे वो थे कौन? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुनादास तथा लाला बैजनाथ। ये जो है 72 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 28 दिसंबर 1885 को। तो ये इसमें ये लोग जो है सम्मिलित थे, तो ये उत्तर प्रदेश के थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में कब? 1886 में हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार हेतु ये 17 सदस्यीय समिति जो गठित हुई थी, तो इसमें उत्तर प्रदेश से 5 सदस्यों का चयन किया गया था। तो वो थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान तथा मुंशी काशी प्रसाद, ये शामिल थे उसमें। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने 9 अधिवेशन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है तीन बार अधिवेशन कहाँ पर? इलाहाबाद एवं लखनऊ में हुए थे। इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे और 1892 ईस्वी में अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1910 में अध्यक्ष थे कौन? सर विलियम वेडरबर्न। और लखनऊ में ये 1899 ईस्वी में अध्यक्ष थे कौन? रमेश चंद्र दत्त। 1916 में अध्यक्ष थे 1916 ईस्वी में जो हुआ था उसमें अध्यक्ष थे कौन? अंबिकाचरण मजूमदार। और अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर। इलाहाबाद अब जो कि मतलब वर्तमान में इलाहाबाद अब जो है वर्तमान में इसको प्रयागराज एवं लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहर जो कि उत्तर प्रदेश में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। इसमें हुए थे 1905 में बनारस में अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 1925 में कानपुर में जो कि अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा 1946 में जो हुए थे मेरठ में अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष थे कौन? आचार्य JB कृपलानी। और 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर थे सर ऑकलैंड काल्विन ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के ये पक्षधर थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था और इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी किसने? अंबिकाचरण मजूमदार ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश जो कि तत्कालीन नाम क्या है, मतलब अब जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, तब नाम था संयुक्त प्रांत। कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन कब? 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था यहाँ पर। और अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ जो है डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में कहाँ पर? मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। जो उपरोक्त मतलब सम्मेलन ऊपर ये हुआ था, इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे कौन? प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना हजरत मोहनी, ये सभी थे। नेक्स्ट यहाँ पर, मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और अक्टूबर 1921 में मौलाना हजरत मोहनी की अध्यक्षता में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन की युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है ये भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर, जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की जो बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर करके जला दिया था, जिसमें ये कितने 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना से आहत होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और ये असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगस्त 1928 में लखनऊ राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में ये सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था यहाँ पर।
नेक्स्ट है नवंबर 1928 में ही साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है 1930 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे तो वो CR दास तथा महासचिव कौन? मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कहाँ पर? कानपुर में हुआ था। और ये 1924 में कानपुर की एक पत्रकार सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रताप एवं प्रभु ये बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर से छपने वाले ये अखबार थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। और बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर ये संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920 से लेकर के 22 के मध्य किसानों के बीच चले एक एका आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया था? मदारी पासी ने। और इस आंदोलन का जो क्षेत्र थे तो वो थे सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक ये आंदोलन फैला था। और ये जो आंदोलन था तो इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना। नेक्स्ट इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में नियंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान सम्मेलन का नेतृत्व किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है करबंदी आंदोलन का का नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री तथा नेहरू लाल जी के अन्य जो है सहयोगी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी इसमें जो है सम्मिलित थे। 9 अगस्त 1925 को ये लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती पर सरकारी खजाने को मतलब लूट लिया था। कहाँ पर? लखनऊ के निकट ये काकोरी स्थान है। ये काकोरी कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कांड में जो सम्मिलित थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी तथा ये राम प्रसाद खन्नी एवं ये मनमथ नाथ गुप्त इनको ये दीर्घकालीन मतलब कारावास का दंड इसमें दिया गया था इस घटना के लिए। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद तथा राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पर? गोंडा में फांसी दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट है इस कांड में जो क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा था उसमें चंद्रभानु गुप्ता ने लड़ा था। और श्री गुप्त ने बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर के इस क्रांतिकारी संगठन का नाम जो है तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट है यहीं पर ये चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में है अल्फ्रेड पार्क में, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क जो मतलब इसका नाम बदल कर दिया गया है, इसे पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को इन्होंने गोली मारकर वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्रांतिकारी शिववर्मा ये डॉक्टर गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल जो है 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे, जिसमें मुस्लिम लीग को कितने 29 और स्वतंत्र उम्मीदवार को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को कितने ये 3 प्राप्त हुए थे। और उपर्युक्त निर्वाचनों में जो ये 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे, जिसमें कांग्रेस को 134 और नेशनल ये एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को कितने 6 स्थान प्राप्त हुए थे, और नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को कितने 9 और लिबरल पार्टी को 1 तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को 14 स्थान इसमें प्राप्त हुए थे। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल थे सर हैरी हेग ने ये नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी।
संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे मतलब कांग्रेसी नेता थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से ये गठबंधन करने के समर्थक थे। और यहाँ पर ये चौधरी जो खलीकुज्जमा, जिन्होंने 12 मई 1937 को इलाहाबाद के जवाहरलाल मतलब 1937 में इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के ये प्रधानमंत्री थे। और संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक ये विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के समय क्या था, काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्टूबर 1939 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने के कारण क्या था, संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ जो है इसमें त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व किसने, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने किया था। और उन्होंने अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य से संपूर्णानंद ने बनारस ये मतलब बनारस के जो बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी पार्टी कार्यक्रम, इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों एवं ये भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, पर एक मतलब ये पर्चा इसमें प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और लखनऊ में ये 1936 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याज्ञिक एवं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा को इसमें महासचिव इसका चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार ये मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा एवं मैनपुरी जिलों को चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था, तो ये इसमें क्या था, इसमें ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में ये बंदी बना लिया गया था। वहीं पर 16 अगस्त 1942 को ये संयुक्त प्रांत में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में ये प्रबल जनसंघर्ष छिड़ गया और परिणाम स्वरूप यहाँ पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन कर लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन जो किया था, तो ये किसने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मतलब ये नाम मतलब किस प्रकार पड़ा था, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत जो है अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे जो है सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये 1833 के अधिनियम के तहत जो है ये 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर लिया गया और उसके बाद ये 1836 में इसका नाम बदल करके क्या उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय किसको, आगरा को बनाया गया। और फिर ये 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और 1858 में ये प्रांत का मुख्यालय कहाँ, आगरा से बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया। इसके बाद ये अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन जो है तो ये 1877 तक बना रहा। उसके बाद अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय जो है तो इलाहाबाद रहा। और 1877 ईस्वी में इन दोनों प्रांत जो थे ये दोनों प्रांतों का एकीकरण करके इस प्रांत का नाम जो है तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। इसके बाद ये 1902 ईस्वी में इसका नाम बदल करके आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद फिर ये 2 नवंबर 1925 को क्या हुआ, प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ से, ये न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना कर दी गई। उसके बाद ये 1935 तक ये प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य ये पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर ये 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके जो है मात्र क्या संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद ये 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या हो गया, तो ये संयुक्त प्रांत के स्थान पर क्या उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश नाम का मतलब कर दिया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को कर दिया गया था।
फिर उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही यह भारत का गणतंत्र का एक है जो राज्य बन गया। उसके बाद ये 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया और 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश को विभाजित करके भारत गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में ये उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।